नमस्कार। जी। आज हम 2025-26 के केंद्रीय बजट के कुछ कह सकते हैं अहम पहलुओं पर एक नजर डाल रहे हैं। जी। ये सिर्फ सरकारी हिसाब किताब का दस्तावेज नहीं होता, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये दिखाता है कि आने वाले साल में देश की आर्थिक गाड़ी किस पटरी पर दौड़ेगी। बिल्कुल। और सरकार किन चीजों को ज्यादा अहमियत दे रही है। बिल्कुल, इसे सरकार की प्राथमिकताओं का एक नक्शा कह सकते हैं। और हमारी आज की जो चर्चा है वो आधारित है भारतीय बजट 2025-26 पीडीएफ दस्तावेज के कुछ चुने हुए अंशों पर। हाँ। जिनसे हम बजट की बड़ी तस्वीर समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि इन अंशों से वो खास बातें निकालें जो हमें ये समझने में मदद करें कि भाई सरकार का इरादा क्या है और इसका आम जनजीवन पर या अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है। सही। इस बार के बजट का सुना है नारा है सबका विकास और मंजिल है विकसित भारत। हाँ, और इस मंजिल तक पहुंचने के लिए 4 मुख्य स्तंभ बताए गए हैं। 4 स्तंभ कौन से? गरीब, युवा, अन्नदाता यानी किसान और नारी यानी महिलाएं, इन पर फोकस है। अच्छा। वैसे एक दिलचस्प बात यह भी है कि हमारे संविधान में कहीं बजट शब्द का जिक्र नहीं है। और यहाँ जी, अनुच्छेद 112 इसे वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहता है। अच्छा, वार्षिक वित्तीय विवरण। हाँ, तो चलिए इसी विवरण को थोड़ा और खोलते हैं, समझते हैं। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले ये वार्षिक वित्तीय विवरण होता क्या है, अगर आसान भाषा में समझें? देखिए, जैसा अनुच्छेद 112 में कहा गया है, ये सरकार की एक साल की अनुमानित आमदनी और खर्च का लेखा जोखा है। मतलब कितना पैसा आएगा, कितना जाएगा, उसका हिसाब। बिल्कुल। सरकार कहाँ से पैसा कमाएगी अनुमानित तौर पर और कहाँ खर्च करेगी, उसका पूरा हिसाब। और ये परंपरा तो भारत में काफी पुरानी है। शायद 1860 में पहला बजट आया था, जेम्स विल्सन। हाँ, ब्रिटिश काल में जेम्स विल्सन ने। और आजादी के बाद आर.के. षणमुखम चेट्टी लाए थे पहला बजट। अच्छा, और इसे तैयार कौन करता है, मतलब कौन सा विभाग? ये काम वित्त मंत्रालय के अंदर जो आर्थिक मामलों का विभाग है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, DEA। ओके। और इसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है संसद में। पहले बजट पेश होता है, फिर उस पर चर्चा होती है। हाँ, वो काफी लंबी प्रक्रिया है। समितियां जांच करती हैं, फिर वोटिंग होती है। जी, स्थायी समितियां जांच करती हैं, फिर लोकसभा में अनुदान मांगों पर वोटिंग होती है और आखिर में विनियोग और वित्त विधेयक पास होते हैं। समझ गया। अच्छा, बजट के अंदर की बात करते हैं। सुना है इसे 2 हिस्सों में बांटते हैं, राजस्व और पूंजीगत। ये फर्क समझना जरूरी है शायद। हाँ, ये बहुत जरूरी है। देखिए, राजस्व बजट को आप सरकार के रोजमर्रा के लेन देन की तरह समझ सकती हैं। रोजमर्रा के जैसे टैक्स से होने वाली कमाई या नॉन टैक्स कमाई, जैसे फीस, जुर्माना वगैरह, ये हो गई राजस्व प्राप्तियां। और फिर विभागों को चलाने का खर्च, सैलरी, सब्सिडी, ब्याज देना, ये सब राजस्व व्यय है। ओके, मतलब जो आता जाता रहता है। हाँ, मोटे तौर पर। और दूसरा है पूंजीगत बजट, कैपिटल बजट। जी, कैपिटल बजट। ये लंबी अवधि के निवेश और देनदारियों से जुड़ा होता है। इसमें क्या आता है? इसमें सरकार जो कर्जा लेती है या मान लीजिए कोई सरकारी कंपनी बेच दी, उससे जो पैसा आया वो पूंजीगत प्राप्तियां हैं। और जो पैसा सरकार सड़कें, पुल, स्कूल, अस्पताल बनाने में लगाती है, मतलब एसेट क्रिएशन। बिल्कुल, संपत्ति बनाने में या पुराना कर्ज चुकाने में, वो पूंजीगत व्यय या कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। इसी से देश की संपत्ति बनती है। ठीक है। और जो बजट भाषण होता है जी, उसके भी 2 भाग होते हैं। हाँ। पार्ट ए और पार्ट बी। हाँ बिल्कुल। भाग ए में अर्थव्यवस्था की क्या हालत है, सरकार की बड़ी योजनाएं क्या हैं, किस सेक्टर को क्या मिलेगा, ये सब बातें होती हैं, मैक्रो इकोनॉमिक तस्वीर। और भाग बी ज्यादातर टैक्स से जुड़ा होता है। मतलब इनकम टैक्स में क्या बदलाव होंगे, कस्टम ड्यूटी, GST वगैरह। ये फाइनेंस बिल या वित्त विधेयक के जरिए आता है। समझ गया। और इसके साथ कई और दस्तावेज भी पेश होते होंगे? जी हाँ, मुख्य बजट भाषण और वित्त विधेयक के अलावा वार्षिक वित्त विवरण तो है ही, अनुदान मांगे हैं, फिर एक FRBM एक्ट है। हाँ, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। बिल्कुल, उसके तहत सरकार को अपनी राजकोषीय नीति, मतलब घाटे को कैसे काबू में रखेगी, उसकी पूरी स्ट्रैटेजी बतानी होती है। मध्यम अवधि का पूरा खाका देना होता है। ये सब मिलकर बजट की पूरी तस्वीर बनाते हैं। चलिए, अब कुछ आंकड़ों पर आते हैं। 2025-26 के लिए सरकार की कमाई और खर्च के अनुमान क्या है? मतलब क्या कोई खास ट्रेंड दिख रहा है?
हाँ, देखिए अनुमानों के हिसाब से राजस्व प्राप्तियां यानी रेवेन्यू रिसीट्स करीब 34.2 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। 34.2 लाख करोड़। जी, और पूंजीगत प्राप्तियां जिसमें मुख्य रूप से उधार शामिल होता है वो करीब 16.4 लाख करोड़ है। ओके, और खर्च की तरफ देखें तो राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करीब 39.4 लाख करोड़ का है और पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर वो 11.2 लाख करोड़ अनुमानित है। 11.2 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर पर। हाँ, और यहीं पर एक और अहम आंकड़ा आता है प्रभावी पूंजीगत व्यय यानी इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, ये प्रभावी पूंजीगत व्यय क्या है? ये सामान्य कैपिटल एक्सपेंडिचर से अलग कैसे है? देखिए, इसमें केंद्र सरकार का जो सीधा पूंजीगत खर्च है 11.2 लाख करोड़ का, उसके साथ साथ वो ग्रांट्स भी शामिल है जो केंद्र सरकार राज्यों को देती है, खास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। अच्छा, मतलब राज्यों के जरिए होने वाला कैपिटल खर्च भी जुड़ता है इसमें। बिल्कुल, और ये आंकड़ा 2025-26 के लिए करीब 15.5 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। 15.5 लाख करोड़, ये तो काफी बड़ा आंकड़ा है। जी, और ये पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। ये दिखाता है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर, संपत्ति निर्माण पर बहुत जोर दे रही है, सिर्फ अपने खर्च से ही नहीं बल्कि राज्यों को भी मदद देकर। ये तो अच्छी बात लगती है अर्थव्यवस्था के लिए। अच्छा, और घाटे का क्या हाल है? फिस्कल डेफिसिट जिसकी बहुत चर्चा होती है। हाँ, राजकोषीय घाटा। सरकार का लक्ष्य है इसे इस साल जीडीपी के 4.4% पर लाना। 4.4%। हाँ, पिछले साल कितना था? पिछले साल का संशोधित अनुमान 4.8% था, तो उससे कम करने का लक्ष्य है। मतलब सरकार वित्तीय अनुशासन की तरफ बढ़ रही है। कोशिश यही दिखती है। इसी तरह राजस्व घाटा यानी रेवेन्यू डेफिसिट वो भी कम होकर जीडीपी का 1.6% रहने का अनुमान है। तो ये आंकड़े दिखाते हैं कि सरकार धीरे धीरे आमदनी और खर्च के बीच का जो अंतर है उसे कम करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अब ये समझते हैं कि सरकार का पैसा जाता कहाँ है सबसे ज्यादा, मतलब खर्च की मुख्य मदें क्या हैं? सबसे बड़ा हिस्सा करीब 22% तो राज्यों को जाता है टैक्स में उनके हिस्से के तौर पर। 22% काफी ज्यादा। जी, दूसरा बड़ा खर्च है ब्याज चुकाना पुराने कर्जों पर, वो करीब 20% है। बाप रे, 20% सिर्फ ब्याज में? हाँ, इसके बाद फिर केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलती हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वगैरह, उनमें करीब 16% जाता है। फिर रक्षा पर 8% और सब्सिडी पर करीब 6%। ये मुख्य खर्चे हैं। और पैसा आता है कहाँ से सबसे ज्यादा? कमाई के स्रोत? सबसे बड़ा स्रोत है उधार और दूसरी देनदारियां, मतलब सरकार जो कर्ज लेती है, वो करीब 24% है। यानी खर्च का 1/4 हिस्सा उधार से आ रहा है। हाँ, उसके बाद नंबर आता है इनकम टैक्स का, करीब 22%। फिर जीएसटी और बाकी टैक्स मिला के करीब 18% और कॉर्पोरेट टैक्स से करीब 17%। अच्छा, तो ये थी बजट की मोटी मोटी रूपरेखा और मुख्य आंकड़े। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां विकसित भारत के लक्ष्य और उसे पाने के रास्तों की बात है, यानी पार्ट ए। जी, जैसा हमने शुरू में कहा था, लक्ष्य है विकसित भारत, रास्ता है सबका विकास मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ, और इस रास्ते पर गाड़ी चलाने के लिए ईंधन है सुधार यानी रिफॉर्म्स। और वो 4 स्तंभ वाली बात? हाँ, 4 स्तंभ, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इनको मजबूत करने के लिए 4 विकास इंजन बताए गए हैं। 4 इंजन कौन से? कृषि, एमएसएमई यानी छोटे उद्योग, निवेश और निर्यात। ठीक है, तो पहले इंजन यानी कृषि की बात करते हैं। किसानों, अन्नदाता के लिए क्या खास है इस बजट में? इसमें कई योजनाएं हैं, पर 2-3 पर खास ध्यान दिया गया है। एक है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। धन धान्य कृषि योजना, ये क्या है? ये बेसिकली जो मौजूदा कई स्कीमें चल रही हैं उनको मिलाकर एक अम्ब्रेला स्कीम बनाई जा रही है। इसे शुरुआत में 100 ऐसे जिलों में लागू किया जाएगा जहां कृषि उत्पादकता कम है। 100 जिले, और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है करीब 1.7 करोड़ किसानों तक पहुंचकर उनकी उत्पादकता बढ़ाना, सिंचाई, लोन, भंडारण की सुविधाएं बेहतर करना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना। अच्छा, और दालों और कपास के लिए भी कुछ विशेष सुनने में आया था? जी, दालों में आत्मनिर्भरता लाने के लिए एक 6 साल का मिशन शुरू हो रहा है। फोकस रहेगा तुअर, उड़द और मसूर पर। आत्मनिर्भरता मतलब हम अपनी जरूरत की दालें खुद उगाएं, आयात पर निर्भरता कम हो। इसके लिए सरकार अगले 4 साल तक इन दालों की किसानों से असीमित खरीद का वादा कर रही है।
MSP पर या उससे ऊपर। असीमित खरीद, ये तो किसानों के लिए बड़ा प्रोत्साहन है। बिल्कुल, और साथ ही अच्छे बीज, भंडारण वगैरह पर भी काम होगा। इसी तरह कपास की उत्पादकता और क्वालिटी सुधारने के लिए 5 साल का मिशन है। इसमें एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन को बढ़ावा देना भी शामिल है। ये सरकार के 5F विजन से जुड़ा है। फार्म से फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन। फार्म टू फॉरेन, अच्छा कॉन्सेप्ट है। इनके अलावा कृषि में और कुछ? हाँ, सब्जियों और फलों के उत्पादन और प्रोसेसिंग के लिए राज्यों के साथ मिलकर एक नया कार्यक्रम शुरू होगा। फिर किसान क्रेडिट कार्ड KCC की लोन सीमा बढ़ाई जा रही है। कितनी? अभी 3 लाख है, उसे 5 लाख रुपए किया जा रहा है। इससे किसानों को वर्किंग कैपिटल ज्यादा मिलेगी। ये भी महत्वपूर्ण है। और एक और दिलचस्प बात, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB को ग्रामीण लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन वगैरह में बड़ी भूमिका देने की बात कही गई है। अच्छा, डाकघर का इस्तेमाल बढ़ेगा? जी, उनके नेटवर्क का फायदा उठाया जाएगा। चलिए, कृषि के बाद अब दूसरे इंजन पे आते हैं, MSME यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। इनके लिए क्या बड़ी घोषणा है? यहाँ सबसे बड़ा और शायद सबसे अहम बदलाव है MSME की परिभाषा में संशोधन। परिभाषा बदली गई है? कैसे? निवेश और टर्नओवर दोनों की सीमाएं काफी बढ़ा दी गई हैं। कितना? कुछ अंदाजा? हाँ, जैसे अब मध्यम उद्यम वो कहलाएगा जिसका प्लांट और मशीनरी में निवेश 125 करोड़ तक हो और सालाना टर्नओवर 500 करोड़ रुपए तक हो। 125 करोड़ निवेश और 500 करोड़ टर्नओवर, ये तो काफी बड़ी बढ़ोतरी है। जी, इसी तरह माइक्रो और स्मॉल की सीमाएं भी बढ़ाई गई हैं। इससे फायदा ये होगा कि ज्यादा कंपनियां अब MSME के दायरे में आ जाएंगी और उन्हें जो सरकारी फायदे मिलते हैं वो मिल सकेंगे। ये तो अच्छी बात है। और छोटे कारोबारियों या जो नया काम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए कुछ है? हाँ, जो बहुत छोटे उद्यम हैं, मतलब माइक्रो, और वो उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए क्रेडिट कार्ड योजना लाने की बात है। क्रेडिट कार्ड, कितना लिमिट होगा? 5 लाख रुपए तक की सीमा वाला क्रेडिट कार्ड। पहले साल में 10 लाख ऐसे कार्ड देने का लक्ष्य है। वाह! और नए उद्यमी? उनके लिए पहली बार उद्यमी योजना शुरू की जा रही है। इसमें अगले 5 सालों में 5 लाख नए उद्यमियों को, जिनमें महिलाएं, SC, ST भी शामिल होंगे, उन्हें 2 करोड़ रुपए तक का टर्न लोन देने का लक्ष्य है। 2 करोड़ तक का लोन पहली बार वालों के लिए? ये तो काफी महत्वाकांक्षी लगता है। बिल्कुल। इसके अलावा स्टार्टअप्स के लिए जो फंड ऑफ फंड्स है, उसमें 10,000 करोड़ रुपए का नया योगदान दिया जा रहा है। ऐसा लगता है कि सरकार का फोकस MSMEs और स्टार्टअप्स को फाइनेंस आसानी से मिले, इस पर बहुत ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल। क्रेडिट गारंटी कवर भी बढ़ाया गया है। MSMEs के लिए अब 10 करोड़ तक के लोन पर गारंटी मिलेगी और स्टार्टअप्स के लिए 20 करोड़ तक। ये गारंटी कवर बढ़ने से बैंकों को लोन देने में आसानी होगी। जी, उनका रिस्क कम होता है। इसके अलावा एक राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की भी बात है, जिसका लक्ष्य मेक इन इंडिया को और बढ़ावा देना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर करना है और खासकर भविष्य की टेक्नोलॉजी जैसे सोलर पैनल्स, EV बैटरीज, इलेक्ट्रोलाइजर, इनके निर्माण पर जोर देना है। मतलब क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, और साथ ही जो श्रम गहन क्षेत्र हैं जैसे फुटवेयर, चमड़ा, खिलौने, इनमें भी रोजगार और उत्पादन बढ़ाने के लिए खास योजनाएं हैं। ठीक है, अब तीसरे इंजन पर आते हैं, निवेश। इसमें 3 तरह के निवेश की बात है, लोगों में, अर्थव्यवस्था में और नवाचार में। पहले लोगों में निवेश को देखते हैं, इसमें क्या है? इसमें मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस है। जैसे आंगनवाड़ियों को और बेहतर बनाने के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 का विस्तार होगा, जिससे 8 करोड़ बच्चे और 1 करोड़ महिलाओं को फायदा पहुंचेगा। 8 करोड़ बच्चे? जी। फिर स्कूलों में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 साल में 50,000 नई अटल टिंकरिंग लैब्स खोली जाएंगी। 50,000 नई लैब्स? हाँ, और भारत नेट के जरिए स्कूलों और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने का काम तेज किया जाएगा। भारतीय भाषाओं में डिजिटल किताबें उपलब्ध कराने की भी योजना है। स्किलिंग के लिए कुछ? स्किलिंग के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र यानी नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। IITs की क्षमता बढ़ाई जाएगी। मेडिकल एजुकेशन में 10,000 सीटें बढ़ेंगी और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिसर्च के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा, जिसके लिए 500 करोड़ का फंड रखा गया है। AI पर भी फोकस है। स्वास्थ्य में और कुछ? एक अहम घोषणा है कि सभी जिला अस्पतालों में अगले 3 साल में डे केयर कैंसर सेंटर खोले जाएंगे। 2025-26 में 200 सेंटर से शुरुआत होगी। डी केयर कैंसर सेंटर जिला स्तर पर,
ये बहुत बड़ी सुविधा हो सकती है। बिल्कुल। और शहरी गरीबों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वालों के लिए भी सोचा गया है। उनके लिए क्या है? जो शहरी रेहड़ी पटरी वाले हैं, उनके लिए पीएम स्वानिधि योजना चल रही है, उसे नया रूप दिया जा रहा है। इसमें 30,000 रुपए तक की सीमा वाला यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड भी शामिल होगा। अच्छा, क्रेडिट कार्ड इनके लिए भी? हाँ, और जो गिग वर्कर्स हैं, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए काम करने वाले, उनके लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना लाने का प्रस्ताव है। इसमें उन्हें ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर करके पीएम जन आरोग्य योजना जैसे लाभ देने की बात है। गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी, ये भी एक जरूरी कदम है। जी, अब आते हैं अर्थव्यवस्था में निवेश पर। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर बना हुआ है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी को बढ़ावा देने के लिए 3 साल की एक प्रोजेक्ट पाइपलाइन तैयार की जाएगी। अच्छा। राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो 50 साल का ब्याज मुक्त लोन मिलता है, उसे जारी रखा जाएगा और इस साल 1.5 लाख करोड़ रुपए इसके लिए रखे गए हैं। 1.5 लाख करोड़ ब्याज मुक्त, ये राज्यों के लिए बड़ा इंसेंटिव है। बिल्कुल। फिर एक और संपत्ति मुद्रीकरण योजना लाई जाएगी 2025 से 2030 तक, जिसका लक्ष्य 10 लाख करोड़ रुपए जुटाना है। मतलब सरकारी संपत्तियों को बेचकर या लीज पर देकर पैसा जुटाना। जी। और जल जीवन मिशन, जो घर घर नल से जल पहुंचाने का कार्यक्रम है, उसे 2028 तक बढ़ा दिया गया है। जल जीवन मिशन का विस्तार। और बिजली और परमाणु ऊर्जा के बारे में भी कुछ था। हाँ, बिजली क्षेत्र में सुधार जारी रहेंगे और एक बहुत बड़ी घोषणा है परमाणु ऊर्जा को लेकर, विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन। ये क्या है? लक्ष्य है 2047 तक देश में 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करना। 100 गीगावाट। अभी कितनी है? अभी काफी कम है, शायद 7-8 गीगावाट के आसपास। तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। इसके लिए परमाणु ऊर्जा कानून और CL&D एक्ट में संशोधन की भी बात कही गई है। ये तो क्लीन एनर्जी और ऊर्जा सुरक्षा दोनों के लिए अहम हो सकता है। निश्चित रूप से। अब तीसरा पहलू है निवेश का, नवाचार में निवेश। इनोवेशन और R&D। जी, निजी क्षेत्र में रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपए की एक पहल शुरू की जाएगी। डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए अलग से फंड ऑफ फंड्स बनेगा। पीएम रिसर्च फेलोशिप दी जाएंगी। कितनी फेलोशिप? 10,000 फेलोशिप का लक्ष्य है। फसलों की जेनेटिक विविधता बचाने के लिए एक दूसरा जीन बैंक स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन शुरू होगा और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर SMRs बनाने का भी लक्ष्य है। SMRs, ये क्या होते हैं? ये छोटे साइज के न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं जिन्हें फैक्ट्री में बनाकर कहीं भी लगाया जा सकता है। 2033 तक 5 स्वदेशी SMR बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अच्छा, और पर्यटन? पर्यटन से रोजगार बढ़ाने के लिए 50 पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा। वहां स्किल डेवलपमेंट, मुद्रा लोन और ई-वीजा जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। तो ये निवेश वाला हिस्सा तो काफी फैला हुआ है। अब चौथे और आखिरी इंजन पर आते हैं, निर्यात। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए क्या योजना है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान बनाने के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने का प्रस्ताव है, भारत ट्रेड नेट या BTN। इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह विकसित किया जाएगा। भारत ट्रेड नेट। ओके। साथ ही कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण क्षमता को इस तरह से विकसित करने पर जोर है कि हम ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकें। मतलब दुनिया के लिए बनाए। हाँ, एयर कार्गो सुविधाओं को बेहतर बनाने की बात है, खासकर जो जल्दी खराब होने वाले उत्पाद हैं, जैसे फल, सब्जी, उनके लिए। और टियर 2 शहरों में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स GCCs को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा बनाया जाएगा। GCCs मतलब जो बड़ी कंपनियां अपने बैक ऑफिस या R&D सेंटर छोटे शहरों में खोलती हैं। जी बिल्कुल। इससे उन शहरों में भी अच्छी नौकरियां पैदा होंगी और एक निर्यात संवर्धन मिशन भी चलेगा, जिसे वाणिज्य, MSME और वित्त मंत्रालय मिलकर चलाएंगे। तो ये हो गए 4 इंजन, कृषि, MSME, निवेश और निर्यात। लेकिन कहा गया कि इन्हें चलाने के लिए ईंधन चाहिए, यानी सुधार। हाँ, रिफॉर्म्स। हाँ, तो किस तरह के सुधारों पे जोर है? मुख्यतः 3 क्षेत्रों में सुधारों की बात है, टैक्स सुधार, वित्तीय क्षेत्र के सुधार और नियामक सुधार यानी रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। टैक्स सुधार में क्या? टैक्स सुधारों में सिद्धांत वही है, पहले विश्वास बाद में जांच। मतलब प्रक्रियाओं को और सरल बनाना, फेसलेस असेसमेंट्स वगैरह को मजबूत करना, रिफंड तेजी से देना, ये सब जारी रहेगा। ठीक है। और वित्तीय क्षेत्र में फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स? यहाँ कुछ अहम बातें हैं, जैसे बीमा क्षेत्र में
100% एफडीआई की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन शर्त ये होगी कि वो प्रीमियम भारत में ही निवेश किया जाए। 100% एफडीआई इंश्योरेंस में ये बड़ा कदम हो सकता है। जी, पेंशन सेक्टर के लिए एक रेगुलेटरी फोरम बनाने का प्रस्ताव है। केवाईसी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक नई केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री बनाई जाएगी। सेंट्रलाइज्ड केवाईसी रजिस्ट्री। हाँ, ताकि बार-बार केवाईसी ना करना पड़े। कंपनियों के विलय की प्रक्रिया को और तेज करने की बात है, और जो द्विपक्षीय निवेश संधियां होती हैं, उनके मॉडल को भी बदला जाएगा। अच्छा, और तीसरा नियामक सुधार, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। इसका मतलब है नियमों कानूनों के जाल को आसान बनाना, ताकि व्यापार करना आसान हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हाँ, इसके लिए 4 कदम उठाए जाएंगे। एक उच्च स्तरीय समिति बनेगी जो रेगुलेटरी सुधारों पर नजर रखेगी। राज्यों की निवेश मित्रता का एक इंडेक्स बनेगा। एफएसडीसी यानी वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद रेगुलेशंस की समीक्षा करेगी, और एक जन विश्वास विधेयक 2 लाया जाएगा। जन विश्वास विधेयक 2? हाँ, पहले भी आया था एक। हाँ, ये दूसरा होगा। इसके जरिए 100 से ज्यादा छोटे-मोटे कानूनी प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटाने का प्रस्ताव है। मतलब जेल की बजाय जुर्माना वगैरह लगेगा। डीक्रिमिनलाइजेशन, इससे मुकदमों का बोझ कम होगा शायद। उम्मीद तो यही है। इनके अलावा कुछ और छोटे सुधार भी हैं, जैसे नेफबिड द्वारा क्रेडिट एनहांसमेंट देना, आईपीपीबी की सेवाओं का विस्तार करना वगैरह। तो ये थे विकास के इंजन और उन्हें गति देने वाले सुधार। अब हम बजट के दूसरे हिस्से यानी भाग बी पर आते हैं, जिसमें टैक्स प्रस्ताव होते हैं। जी, टैक्स प्रपोजल्स। पहले अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स, खासकर कस्टम्स ड्यूटी में क्या बदलाव है? यहाँ मुख्य जोर घरेलू उद्योग को यानी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने, निर्यात को आसान बनाने और कुछ जरूरी चीजों पर राहत देने पर है। जैसे 36 जीवन रक्षक दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी बीसीडी में छूट पहले से थी, अब 37 और दवाएं और 13 नए पेशेंट सपोर्ट प्रोग्राम इसमें जोड़े गए हैं। इनके आयात पर ड्यूटी नहीं लगेगी। ये तो मरीजों के लिए अच्छी खबर है। फिश पेस्ट पर ड्यूटी 30% से घटाकर 5% कर दी गई है। अच्छा, व्यापार सुगमता के लिए कस्टम्स में कुछ ईज ऑफ डूइंग ट्रेड। हाँ, जैसे प्रोविजनल असेसमेंट को फाइनल करने की समय सीमा अब 2 साल होगी, जिसे 1 साल और बढ़ाया जा सकेगा। वॉलंटरी कंप्लायंस को बढ़ावा दिया जा रहा है। मतलब अगर कोई खुद ही अपनी गलती मानकर ड्यूटी और ब्याज चुका दे तो शायद पेनल्टी ना लगे। ये अच्छा है। और घरेलू विनिर्माण को सपोर्ट करने के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी वगैरह। हाँ, यहाँ मिक्स ट्रेंड है। कुछ चीजों पर ड्यूटी बढ़ाई है ताकि उनका आयात कम हो और देश में बने, जैसे आईएफपीडी यानी इंटीग्रेटेड फ्लैट पैनल डिस्प्ले। लेकिन उसके पुर्जे जैसे ओपन सेल, उस पर ड्यूटी घटाई है ताकि देश में असेंबलिंग सस्ती हो। मतलब वैल्यू एडिशन पर फोकस। जी, लिथियम बैटरी बनाने के लिए जरूरी कुछ और कैपिटल गुड्स पर भी ड्यूटी छूट दी गई है। कुछ महत्वपूर्ण खनिजों जैसे कोबाल्ट पाउडर, लिथियम बैटरी स्क्रैप, इनके आयात पर भी ड्यूटी में रियायत है। शिपिंग सेक्टर के लिए भी कुछ छूटें हैं। ठीक है, अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा होती है, प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स, खासकर इनकम टैक्स। हाँ, इनकम टैक्स। यहाँ क्या बड़े बदलाव हैं? सुनने में आया कि मध्यम वर्ग के लिए काफी कुछ है। जी, सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली घोषणा नई टैक्स व्यवस्था यानी न्यू टैक्स रिजीम को लेकर है। हाँ, उसमें क्या हुआ है? अब नई टैक्स व्यवस्था चुनने वालों के लिए 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। 12 लाख तक शून्य टैक्स, ये तो बहुत बड़ी राहत है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कदम है। पहले ये सीमा 7 लाख रुपए थी, नई व्यवस्था में उसे बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया है। तो मतलब जिसकी आय 12 लाख तक है और वो नई रिजीम चुनता है, उसे कोई टैक्स नहीं देना। जी बिल्कुल। और स्टैंडर्ड डिडक्शन का क्या, वो भी कुछ बदला है? हाँ, वो भी एक अहम बदलाव है। नई टैक्स व्यवस्था में भी अब स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा और उसे बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। अच्छा, पहले नई व्यवस्था में वेतनभोगियों को 50,000 था, अब सबके लिए 75,000। जी, अब ये नई व्यवस्था चुनने वाले सभी करदाताओं के लिए 70,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन उपलब्ध होगा। तो 12 लाख की आय पर टैक्स शून्य और 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये तो नई व्यवस्था को काफी आकर्षक बना देगा। लगता तो यही है। सरकार की कोशिश शायद यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग नई सरल व्यवस्था को अपनाएं। और इसके स्लैब्स भी बदले हैं क्या नई व्यवस्था के? जी हाँ, टैक्स स्लैब्स को भी संशोधित किया गया है। अब नए स्लैब्स इस तरह होंगे।
बताइए। 0 से 4 लाख रुपए तक की आय पर 0 टैक्स। 0 से 4 लाख 0, 4 लाख से 8 लाख रुपए तक 5%। 4 से 8 5%, 8 लाख से 12 लाख रुपए तक 10%। 8 से 12 10%। तो यही तक टैक्स फ्री हो जाता है प्रभावी रूप से। हाँ, रिबेट के कारण। फिर 12 लाख से 16 लाख रुपए तक 15%। 12 से 16 15%, 16 लाख से 20 लाख रुपए तक 20%। 16 से 20 20%, 20 लाख से 24 लाख रुपए तक 25%। 20 से 24 25%। और 24 लाख रुपए से ज्यादा की आय पर 30%। अच्छा, तो ऊपर की स्लैब में रेट बढ़ाया गया है। हाँ, पहले 15 लाख से ऊपर सीधा 30% था। अब 15% से 30% के बीच कई नए स्लैब आ गए हैं। ये थोड़ा ज्यादा प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर लगता है। हाँ, तो ये बड़े बदलाव हैं व्यक्तिगत आयकर में, खासकर नई व्यवस्था में। इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स में और क्या मुख्य बातें हैं? एक तो सरकार एक नया सरल आयकर विधेयक लाने की तैयारी में है। मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट काफी जटिल हो गया है। नया इनकम टैक्स लॉ? हाँ, उसे सरल बनाने के लिए। फिर टीडीएस और टीसीएस के प्रावधानों को और तर्कसंगत बनाने की बात है। मतलब रेट्स और लिमिट्स को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। कुछ उदाहरण? टीडीएस कटौती की सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। किराए पर टीडीएस काटने की सीमा 6 लाख रुपए सालाना कर दी गई है। और एलआरएस के तहत जो विदेश पैसा भेजते हैं उस पर टीसीएस की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। मतलब 10 लाख तक भेजने पर शायद टीसीएस ना लगे। अच्छा, ये भी राहत की बात है। हाँ, और टीसीएस भुगतान में देरी को अपराध की श्रेणी से हटाने की भी बात है। व्यापार और निवेश को लेकर टैक्स में कोई प्रोत्साहन? हाँ, जैसे अगर किसी से रिटर्न भरने में कोई गलती हो गई हो तो अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दी गई है। 4 साल तक सुधार सकते हैं। हाँ जी। ट्रांसफर प्राइसिंग के मामलों के लिए एक नई योजना लाई जा रही है। 3 साल की ब्लॉक अवधि के साथ सेफ हार्बर नियमों का दायरा बढ़ाया गया है। स्टार्टअप्स के लिए? स्टार्टअप्स को टैक्स छूट मिलती है। उनके निगमन की अवधि 5 साल और बढ़ा दी गई है। यानी 1 अप्रैल 2030 से पहले बनने वाले स्टार्टअप्स को फायदा मिलेगा। आईएफएससी यानी गिफ्ट सिटी में जो यूनिट्स हैं उनके लिए भी टैक्स लाभ जारी रहेंगे। सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन फंड के निवेश पर जो टैक्स छूट थी उसकी तारीख भी 5 साल बढ़ा दी गई है। तो कुल मिलाकर डायरेक्ट टैक्स में भी काफी कुछ है। जी, सरलीकरण, राहत और निवेश प्रोत्साहन तीनों पर ध्यान देने की कोशिश लगती है। तो ये थे बजट 2025-26 के कुछ मुख्य बिंदु जिन पर हमने विस्तार से बात की। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो क्या मुख्य संदेश निकल कर आता है? देखिए, मुख्य संदेश तो यही है कि विकसित भारत के लक्ष्य पर फोकस मजबूत है और इसके लिए अर्थव्यवस्था के जो 4 इंजन बताए गए हैं, कृषि, एमएसएमई, निवेश जिसमें लोग, इंफ्रा और इनोवेशन तीनों शामिल हैं, और निर्यात, इन चारों को पूरी रफ्तार से दौड़ाने पर जोर है। और इन इंजनों को चलाने के लिए सुधारों का ईंधन इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल। टैक्स सुधार, फाइनेंशियल सेक्टर सुधार, रेगुलेटरी सुधार, इन सब के जरिए एक बेहतर माहौल बनाने की कोशिश है। और साथ ही किसानों, छोटे उद्यमियों, युवाओं, महिलाओं और खासकर मध्यम वर्ग के टैक्स पेयर्स के लिए कई राहतों और योजनाओं की घोषणा भी हुई है, जो सबका विकास वाले दृष्टिकोण को दिखाता है। हाँ, कोशिश एक व्यापक आधारित विकास की दिखती है। बजट एक तरह से सरकार का इरादा जाहिर करता है, एक दिशा दिखाता है। सही कहा। लेकिन इरादे और दिशा के बाद असली चीज होती है कार्यान्वयन, एग्जीक्यूशन। बिल्कुल, असली परीक्षा तो योजनाओं को जमीन पर उतारने में ही होगी। हाँ, और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं सोचने के लिए कि इतनी सारी योजनाएं हैं, इतने महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखे गए हैं, तो 2047 तक विकसित भारत के इस सपने को हकीकत बनाने में सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है? अच्छा सवाल है। क्या वो संसाधनों का मैनेजमेंट होगा, या योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन होगा, या ग्लोबल इकोनॉमी की अनिश्चितताएं होंगी, या फिर राज्यों के साथ समन्वय, या कुछ और? इस पर सोचिएगा जरूर। आज की इस बातचीत में इतना ही।